कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाई ने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ पुरुषोत्तम भाई, समय तो थोड़ा बदला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब आपका इशारा थोड़ा यो है कि भी मौसम में उतार चढ़ाव में है। हाँ। अभी जैसे कल कैसा मौसम था, आज बढ़िया धूप निकली है। जी हाँ, पर सर्दी अभी भी चल रही है। हाँ यह तो आप सही कह रहे हैं कि सर्दी तो है ही है। देखो जहाँ और ऊपरले पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फबारी हो रही है तो उसका सीधा असर कई बार देखने में मैदानी इलाकों में भी लगा है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमने अपनी फसलों को, पशुओं को भी बचा के रखना है। बिल्कुल बात सही कह रहे हो, आपके पशुओं को, फसलों को बचा के रखना है। और आपका इशारा मेरे ख्याल में पशुधन की तरफ है आज ज़्यादातर के। हाँ, क्योंकि अभी जैसे आप ठंडी हवा की बात कर रहे हैं ना। जी हाँ, तो ठंडी हवा से भी बचा के रखना है पशुओं को। धूप तो निकल गई, लेकिन जब हम धूप में बंधेंगे तो हवा सीधी नहीं लगनी चाहिए ना। हाँ थोड़ा बचाव रहे किसी दीवार के ओट में या ऐसे बांध दो ना। हाँ ये तो आपने पुरुषोत्तम भाई सही बात कही कि भाई ठंड से तो बचाव रखें ही रखें। आंधे जंधे मौसम का कहते हैं, कई बार ठंड जो है लग जाए। हाँ। पर इसके साथ साथ कुछ और बातें भी है जो हमने पशुधन की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि उनके कुछ छोटे मोटे रोग हो जाएं जी, हैं जी, उनका ध्यान रखना है। जिस तरह कई तो बड़े भयंकर से रोग हो जाए जिसमें यो कहते हैं कि उसके साथ साथ यो देखा जाए कि भाई जो उनमें मुंह पकिया, खुर पकिया या फिर न्यू कह लो, उसके साथ साथ गड़घोटू ऐसी बीमारी आ जाए। पर इसके साथ साथ कई छोटे जो कीट हैं वो भी पशुओं को परेशान करे हैं, और वो आंतरिक भी हो सके हैं और बाहरी भी हो सके हैं, जैसे परजीवियों की बात कर रहे हैं आप जिस तरह। हाँ, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि पशुओं का परजीवियों से बचाव और अन्य सावधानियों पर। तो वीरेंद्र भाई, परजीवी कौन से हुए हैं, बाह्य और आंतरिक, जिस तरह आप दो तरह के कर रहे। हाँ ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि परजीवियों की जहाँ से बाह्य और आंतरिक की बात करें तो नाम से ही वैसे तो स्पष्ट सा हो जाए कि आंतरिक जो वो परजीवी जो पशु के शरीर के अंदर है, यानी कि पेट में है या पेट में है, जिसमें जिस तरह कहते हैं कि जूण होगी है जी, तो ये आंतरिक छोटे कटड़े बछड़ियों को ज्यादा हो वीरेंद्र भाई। हाँ सही कह रहे हैं उनमें, और उनमें तो कई बार बहुत बड़े बड़े हो जाए और गुच्छे से भी बन जाए। हाँ। और इस तरह से बाह्य परजीवी जो हैं वो परजीवी जो पशु के शरीर के ऊपर यानी कि बाहर लगे हैं, जिस तरह मक्खी होगी और चिचड़ी होगी सबसे ज्यादा कह रहे हैं। हाँ। है जी, तो ये हो जाए तो इनमें से कुछ तो लगाए गर्मियों के मौसम, जिस तरह डांस और ये क्या कहते हैं मक्खियां वगैरह थोड़ा गर्मियों में ज्यादा तंग करे, और चिचड़ियां ऐसी हैं जो कि 12 महीने जैसा सफाई ना करे तो उनका असर ज्यादातर हो जाए। तो इसी तरह हमने ये जरूरी हो जाए जो पशुपालक भाई हैं उनको पहचानना कि भी ये पशुओं में जो लगे हैं, जिस तरह गाय और भैंस के जो कटड़ू बछड़ू हैं उनमें जूण का रोग हो जाए, उनमें जूणा हो जाए, तो ये आंतरिक परजीवी है, आंतरिक है। तो उसका उपचार और लक्षण क्या है, तो उनकी तरफ जो देखा है तो वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। तो छोटे जो कटड़े बछड़ू हैं तो उनमें एक तो नस्ल के अनुसार से वीरेंद्र भाई चल रहे हैं, छोटे बछड़े कटड़ियाँ जो, तो वैसी उससे जो ग्रसित हो जाए तो उनकी मृत्यु दर बढ़ जाए, तो ऐसे उससे हमने बचा के रखना है। जैसे मुर्रा की कटड़ी है, 3 से 3.5 साल के भीतर बढ़िया दुधारू जोटी बन जाए,
तो पर इसमें यदि इस तरह के जून वगैरह के रोग लग गए तो वो तो कमजोर हो जाएगी या कई बार मृत्यु भी हो जाए छोटे कटड़े बछड़े, क्योंकि ज्यादा उनमें ताकत नहीं होती ना। आप सही कह रहे हैं, उसका खाए पिए नहीं लगने का। हाँ। जो कुछ खाओगे वो जो पेट में जो जून है, जो आंतरिक वो है जून है, वो उसने खा रहे हैं सारे का सारा। और कई बार तो वीरेंद्र भाई जो डॉक्टर बतावा है वैसे कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाएंगे। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। और यो देखा गया है ज्यादातर जो भैंसों के कटड़ू हैं उनमें ज्यादातर यह समस्या देखी जाए काफी, क्योंकि दूध भी गाढ़ा हुआ है जरा जी, और पी भी ज्यादा जाए और फिर उनके अंदर गुच्छे से बन जाए, तो ये समस्या कई बार देखी जाए उनमें। और ये जो है ना इनका जो चक्कर है वो चलता रहा है भी 10 होए फिर 20 होए, इस तरह बढ़ते चले जाएं। और इनके जो अंडे हैं संक्रमण से लार्वे हो जा और अंत तक पहुंच जा कई बार सो। और इनका जो सफ़र है वो 3-4 हफ्ते का हुआ है। जब भी हमारे गाय या भैंस ब्यावा वीरेंद्र भाई, तो हमने उसका बचाव या उसको देखना चाहिए भाई, डॉक्टर से दिखा ले या खुद भी पता लग जा है, क्योंकि जब भी वो मलमूत्र त्यागेगा तो उससे पता लग जाएगा कि इसके ना जून हो रही। और जो हमारा कटड़ा या बछड़ी है वो कई बार जून निकला उनमें से, और वजन उनका कम होता चला जाएगा, बढ़ोतरी कम होएगी और दस्त लगने शुरू हो जाएंगे, कई बार कब्ज हो जाए, ऐसे भी हुआ है। एनीमिया करना पड़ जाए, और कई बार पेट में दर्द होने लग जाए, और जो चमड़ी है थोड़ी खुरदरी सी बेजान सी, या यूँ लगा कि बाल भी कम हो रहे हैं। इस तरह के कटड़े बछड़ियों में जो असर जो है दिखना शुरू हो जाएगा माना। आप सही कह रहे हैं। और कई बार ये भी दिखा जाए कि ये जो इनके लार्वे वगैरह बाहर आ जाए तो ये लार्वे जो है आंत को पार करके खून में भी मिल जाए और खून के जरिए जिगर में और फिर उसके जरिए फेफड़ों में भी पहुंच जाए उनके कटड़ुओं बछड़ुओं के, और इस तरह से श्वास नली में भी ये अपनी हरकत करने लग जाए। बिल्कुल। और इस तरह से फिर जो है भोजन नली के जरिए पेट में चले जाएं, फिर वहीं जो आ रहे हैं फिर निकले जाओ। तो इनका अंदर ही चक्र सा चलता रहा है जी, जिससे कि नुकसान बहुत ज्यादा पशुओं को पहुंचा दे। तो इनका जो है, या तो बात करिए आपने पुरुषोत्तम भाई के भी इनके लक्षण और इनका बढ़वार किस तरह हो रही है जो आंतरिक परजीवी है, तो इनका उपचार भी किस तरह कर सके। जून के मामले में हमने कोई कोताही नहीं बरतनी वीरेंद्र भाई, इनका बचाव हमने करना है जैसे ही पता लग जाए। भैंस का छोटा कटड़ा हो, ये उसको कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने में हमने कृमिनाशक जो दवा पिला देनी चाहिए। ठीक, यानी कि जैसे ही कटड़ा या बछड़ा हो तो 15 दिन के बाद हम यह दवाई पिला दें। हाँ, जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनकी सलाह से पिला दें उनको कि भी कौन सी देनी है। हाँ, तभी हम बच सका इससे। क्योंकि इसमें यूँ तो देखना नहीं चाहिए भी हमारे जून होंगे बच्चों के इनके कटड़े बछड़ियों के और फिर हम दवाई पिलाएंगे, बल्कि जैसे ही 15 दिन के कटड़े बछड़े हो जाए तो हम उसको दवा जो है पिला दें कृमिनाशक, और नहीं तो फिर किसका बचाव नहीं होने का बढ़ते चले जाएंगे वो। और इसी तरह से हम इसमें 200 मिलीग्राम शरीर के वजन के हिसाब से इलाज वास्ता अल्बेंडाजोल इसकी दवा हुआ है, और या फेनबेंडाजोल हुआ है, इसका प्रयोग भी हम इसमें कर सका है। जिस जानवर को ज़्यादा कई बार तो दस्त लग गए और कई बार कब्ज होगी तो कब्ज हो जाए तो अमीनिया करना चाहिए उसका, और अमीनिया करने के बाद फिर उसने दवा जो है पिला दें जून की, और दवा देने के 1-2 घंटे के बाद 50 मिलीलीटर सरसों का जो तेल है वो भी पिला दें। यानी कि दवा तो पिलावा है। सरसों के तेल पे पुरुषोत्तम भाई याद आई जी, एक बार आप भी मैंने देखे कि भी क्या कर रहे थे, लस्सी में सरसों का तेल मिलाकर खट्टी लस्सी ले रहे थे और उसमें सरसों का तेल पा के दे रहे थे, तो उससे भी जो है मेरे ख्याल में कटड़ू बचड़ू सही हो जा। और न्यू का भाई मैं तो ये हफ्ते 10 दिन 20 दिन में दिन ही रहूँ। हाँ, तो इसका मतलब पुरानी पद्धति है जिसके आधार पर चल। और वीरेंद्र भाई इसमें एक बात हो रहा है भी तेल तो सीधा कई बार पशु पीने में दिक्कत करा है। हाँ, तो नालते दे दें लस्सी मिला दें, लस्सी के उसमें स्वाद में ये लस्सी के उसमें भी तेल भी पी जा और लस्सी पी जा, दोनों फायदेमंद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें यो है पुरुषोत्तम भाई, बड़ा पशु तो लस्सी को सीधा पी ले है, तसले में रख दिया, बाल्टी में रख दिया, उसमें नमक पा दिया, तेल पा दिया, इस तरह पी जा। छोटे कटड़ू बछड़ुओं को थोड़ी दिक्कत आवे तो उनको नलकी वगैरह से जो है वो देते हैं। तो अब इसके साथ साथ पशुओं में कई बार देखा जाएगा जो चिचड़ियाँ वगैरह हो जाए पुरुषोत्तम भाई जी, इनके बारे में क्या विचार है कि कैसे इनकी रोकथाम हम कर सकें। हमने भी इसमें कोई कोताही इसमें भी नहीं बरतनी चाहिए। कई बार हम क्या करें 2-4 चिचड़ियाँ छोड़ दें उन्ना,
हाँ, यह बात आपने सही कही। चल रहा है, इसका क्या, इतने बड़े पशु पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा? होगा? जबकि वो उसी से फैल जाए। फिर उससे 2 होंगी, 4 होंगी, 10 हो जाएंगी। कई बार तो देखा कि पशु का पूरा शरीर भरा हुआ चिचड़ियों से, 100 चिचड़ियाँ लग जाए उसका। और यदि 100 चिचड़ियाँ एक पशु का लग जाए ना, जी हाँ। तो कम से कम 100 ग्राम खून रोज चूसना उसका। अच्छा, 100 चिचड़ी, 100 चिचड़ी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो कमजोरी अपने आप आनी हो, अपने आप आएगी। पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, अब 2-4 चिचड़ियाँ हो तो हम हाथ से भी उतार दें, उनके उतार शरीर का से और दूर नष्ट कर दें। दूर जाकर नष्ट कर दें उन्ना। पर यदि वीरेंद्र भाई चिचड़ियाँ की संख्या हो जाए ज़्यादा, फिर तो दवा का प्रयोग ही करना पड़ेगा। जी हाँ। ये भी चिचड़ियों का भी एक जीवन चक्र हुआ है, वे अंडे देने शुरू कराएं। और अंडे भी वीरेंद्र भाई वो पशु न छोड़ करके, जहाँ पर कोई बिराड़ सी दिख जाएगी ना, या कहीं ऐसा घास फूस सा दिख जाएगा, वहाँ पर वो अंडे देवेंगी। जो पशुशाला है, कूड़ा काड़ा पड़ा हो और या छेद हो, वहाँ छिप के अंडे दे दें वो। और अंडे भी हजारों की संख्या में वाइंस के। तो फिर वो पनप दे रहा, पनपने के बाद फिर पशुओं के साथ लग जावा। तो इस करके कई बार हम कहा ना कि पशुशाला जो है हमारी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिछावन बार बार बदलना चाहिए हमारा। तो साफ़ सुथरी होगी तो उन अंडे देने की जगह मिलने की नहीं, तो वो चिचड़ियाँ कम रहेंगी। क्योंकि ये पशुशाला के छेद हैं, दरारें हैं, उसमें रहना शुरू कर देती है। हाँ, पहले तो वो बंद करें। हाँ, साफ सफाई भी रहेगी। और जिस तरह कह देना कि भी प्लस्तर कर दिया है, लिपाई कर दी उस पर अच्छी तरह से, जो खुरड़ी के आसपास दरारें आ रही है, द्वार में दरारें आ रही है, या उनको साफ कर दे, उनको साफ करें, उनको बंद भी कर दे, जिससे कि नए ना वहाँ से पनपें, जिससे सारे के सारे। और जो दवा है, जैसे अपनी मैलाथियन वगैरह है या कोई भी कीटनाशक दवा है, उससे एक बार कुछ ना कुछ दिनों के बाद पशुशाला ना छिड़काव कर दे या धो दें एक तरह से। और वो कीट रहित हो जाएगा, कीट रहित हो जाएगी, परजीवी रहित हो जाएगा बाहर से। हाँ, जो परजीवी है वो जो मर जाएगा, तो आगे होने की नहीं है। तो इससे भी हम चिचड़ियों से काफी राहत जो है पशु को। पर यहाँ पुरुषोत्तम भाई थोड़ा सा ध्यान रखें, कई पशुपालक भाई न्यू कराए हैं कि जो खेतों में हम दवाइयाँ वगैरह कीटनाशक वगैरह डाल रहे हैं, एक बाल्टी में डब्बे में घोड़ेंगे थोड़ा सा 2 ढक्कन, और वो पशुओं को लगा दें। कई बार वो तेज हो जाए, तो ऐसी बिना जो है पशु चिकित्सक की सलाह के ऐसे कीटनाशकों का इस्तेमाल पशुओं पर ना करें तो अच्छी बात, क्योंकि पशु भी चाट सके उसने, और जो लगाने वाला है उसका भी नुकसान हो सके। और दूसरा फिर ये भी हो जाए, कई बार पशु के शरीर पर कोई घाव हो या लगाने वाले के हाथ में घाव हो, उसके जरिए भी शरीर पर असर हो सके उसका। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए जो है इसका इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी जो कृमिनाशी पिला रहे हैं या फिर परजीवीनाशी इस्तेमाल कर रहे हैं, पशु चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। और एक वीरेंद्र भाई, कई बार नया पशु लिया हम, हाँ, खरीद लिया, मेले में से लिया है, किसी गाँव गवांड में से लिया है, तो उसका भी ध्यान रखा है कि भी अच्छी प्रकार से देख लो ना पहला ही भी उसके शरीर पर कहीं चिचड़ियाँ तो नहीं लग रही। ठीक करे, मान लो कई बार 2-4 चिचड़ी लग रही हो तो उसने तार का भी खत्म कर सका हम। पर और कई बार जो हम कई बार बाहर ले जा पशु ना, वहाँ का भी ध्यान रखा है। चरागाह में जा रहे हैं कहीं बाहर, हाँ, तो उस वहाँ पर भी चिचड़ियाँ लग सका है दूसरे पशुओं से। ठीक करे, तो इसका भी हमने जो है ध्यान रखना है। कई बार जहाँ पर चरने जा रहे हैं पशु, वहाँ झाड़ियाँ वगैरह वहाँ है, झाड़ियों में भी ये चिचड़ियाँ बने वो अपने अंडे देवा हैं, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में मिला है। तो वहाँ से भी हमारे पशु जो है बाहर से भी चिचड़ियाँ ले आ सका है, तो उसका भी हमने पूरा ध्यान जो है रखना है। और पुरुषोत्तम भाई, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बाहर से आते हुए की तरफ भी जो हमने ध्यान रखना है। कई बार देखा है जोड़ में लिटाने के लिए, खास करके जिस तरह धीरे धीरे गर्मी आने लग रही है, तो गर्मियों के मौसम में तो जोड़ में भैंसों को खासकर जो है ले जाएंगे, भी चलना अभी लेंगे, ठंडक भी महसूस कर लेंगे। और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, कई बार देखा नहीं आपके उनके थना के आसपास, टांगा के आसपास, झालर के आसपास गले के, तो क्या लग गया वो बोला जोंक लग जाए। तो ऐसे वो भी एक बाहरी परजीवी है जिसका भी हमने बचाव करना है, तो उसको भी हाथ से उतार दें। देखें पशुओं पर नजर लगावा, हाथ फेरें, देखें, झाड़ फूंक करें उनकी, तो उसमें अच्छा पता लग जाएगा कि किस तरह के पशु के ऊपर परजीवी लग रहे हैं, और उनको जो है साफ सफाई हो जाए, खरैरा मार दें जिस तरह नहीं हुआ भाई उसका साथ। कई बार कुत्तों से भी आ जाए। हाँ, यह भी आपने सही कही। घर में भी कुत्ते पाला ना, घरों में कुत्ते पाले हैं, गाँव में तो आम बात है, रखना घेर में। बिल्कुल, तो बाहर से कुत्ते ले आवा, कुत्ते का चिचड़ियाँ लग रही हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि चिचड़ियाँ ना तो जगह चाहिए जी, हाँ जी, तो वो पशुओं में भी चली जाएगी। तो यदि इस तरह की चिचड़ियाँ हो और पशुओं में लग रही हो और ज़्यादा मात्रा में हो, तो फिर हमने दवा का प्रयोग करना है। तो इसमें मैलाथियन 0.1 या फिर बूटॉक्स 2 मिलीलीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर पानी में,
ये दवा या सिप्लोर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के सही मात्रा में घोल बना करके जो प्रेशर स्प्रे पंप है उससे छिड़काव करना है। छिड़काव करते वक्त ये ध्यान रखें कि अच्छी प्रकार से शरीर का छिड़काव करें, पर जो कान है या पूंछ है या अगले पिछले पैरों के बीच है या ल्योटी है, इसके आसपास अच्छी प्रकार से छिड़काव करना चाहिए। 2-3 सप्ताह बाद छिड़काव करते रहेंगे तो ये चिचड़ियाँ खत्म होती चली जाएंगी। तो पर इसमें छिड़काव करते समय पूरा ध्यान रखें, जैसे आप कह रहे थे कि पशु चिकित्सक है उसकी सलाह के अनुसार उसकी देखरेख में यदि हम ऐसे काम करेंगे छिड़काव वाले तो हम सही कामयाब रहेंगे। कई बार पशु के मुंह पे ना लग जाए, चाट ना ले पशु, या छोटा कटड़ा बछड़ी है वो ना चाट ले, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या हुआ कि दवा चारे में गिर गई, पानी में लग गई, तो उससे मिलने से भी उसको बचावें, क्योंकि चारा का तो पशु खाएगा तो या पानी उसके पास रखा हो, पानी भी पी सका वो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो कटड़े बछड़े छोटे उनका यदि मुंह छिंका बांध दे, हाँ ये अच्छी बात कह रहे हैं, पहले छिंका लगा देगा, मिट्टी नहीं खावा दे भाई, और दवाई भी चाटने का वो। हाँ। तो इन सारी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम जो है अपने पशुओं को जो ये परजीवी हैं, चाहे बाह्य लाले या आंतरिक लाले, इनसे बचाव जो है कर सकेंगे। तो वीरेंद्र भाई जी हाँ, पुरुषोत्तम भाई भी अब और भी चर्चा तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर उससे पहले जो आपका इशारा है जो मैं समझ रहा हूँ कि किस तरफ इशारा हो रहा है जी, लोकगीत का, क्योंकि आप जो है इसकी तरफ ध्यान रखो कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, सारे इंतजार लगा रहे होंगे भाई चिचड़ियाँ की रोकथाम पे, तो हम भी लग रहे हैं और हम भी बता रहे हैं बिल्कुल करेंगे और उम्मीद भी है करेंगे, पर उसके साथ साथ मनोरंजन भी पुरुषोत्तम भाई जरूर करेंगे। तो फिर सुनो आइयो लोकगीत। न बोल्या रे 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे, येरा फर्क क्या करते चोबारे, जब क्यों न बात भराया मनसा है, इब क्यों चल मैं गोदारे, 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे, फर्क क्या करते चोबारे, जब क्यों न बात भराया मनसा, इब क्यों चल मैं गोदारे, 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे, फर्क क्या करते चोबारे, जब क्यों न बात भराया मनसा, इब क्यों चल मैं गोदारे। था जितना माल खजाने में ला दिया धर्म मेरा सारा, इब जिस टाइम पे मिले खाने खा के करूं गुजारा, बनी बनी के सब साथी ना बिगड़ी मैं प्यारा, इब ना दूर न मिल ब्याज पे न देना करे उधारा, कर याद पछली रे बताने, याद पछली बताने, धरती में टक्कर मारे, जब क्यों बात भराया रे मनसा, इब क्यों चल मैं गोदारे, 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे, फर्क क्या करते चोबारे, जब क्यों न बात भराया मनसा,
ने बुला लिया रीत में के आए बिना सरे से तू मन्नर हड़का करना चाहवे यो विश्वास मेरे से ना रही एक सिर सदा किसे की क्यों इतने फैल करे से मैं आड़े बच्चा जान गया धन का अभिमान तेरे से भाई वो मानस न दिलेगा जो आप सके कि तारे जब बात भराया रमन सा इब क्यों चलो मैं को तारे और क्या करती चोबारे जब बात भराया रमन सा इब क्यों चलो मैं को तारे मेरा सांप के मुंह में फंसी चक चुंदर छोटू त नमृद बनू मैं खालू तक कोडी वो जानत रो रो शीश धुनू मैं करना आया है तो इस दुनिया के ताने किस डाल सुनू मैं जय आज गया तो शर सागड में कित के नगद गणू मैं ना फूटी कोड देखण मेरा ना फूटी कोड देखण मैं नू खबर पाट ली रसारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चलो मैं को तारे कह राम स्वरूप कह राम स्वरूप यार दास मेरी ने वो सच्चा शेर सुनेगा दुखिया के दुख चर्चा ने वो करके मेरे सुनेगा भाई आज नहीं तो काल नहीं तो वो कभी फिर सुनेगा जिसके नाम पे हम बैठे मारी वो ये तेरे सुनेगा भगवान करेंगे बात भरेंगे भगवान करेंगे बात भरेंगे अरे आका तेरा दबारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चलो मैं को तारे तो रणवीर सिंह और साथियों का गाया यू रागनी सुनी भाई है ना। और वीरेंद्र भाई अगली चर्चा भी करेंगे, पर हाँ उससे पहले हम जानना चाह रहे हैं कि जो कल का कार्यक्रम कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, यह जानकारी पहले भैया दे दे। बिल्कुल सही कह रहे हो पुरुषोत्तम भाई। तो जहाँ तक कल के मौसम का और आज के मौसम का सवाल है, तो आज अधिकतम तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 7 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो पुरुषोत्तम भाई कल चर्चा का विषय रहेगा पॉपुलर के पौधे लगाने में सावधानियाँ, और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा बैंगन की फसल में लगने वाले कीट और उनकी रोकथाम पर। तो वीरेंद्र भाई अब जो विषय दूसरा ले रहे हैं आप, वो
कौन सा है? वो विषय है पुरुषोत्तम भाई, तिलहनी फसलों के मुख्य रोग, लक्षण व रोकथाम के उपाय पर करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत पुरुषोत्तम भाई। और तिलहनी फसलें जिस तरह आप जाने हैं जी कि जिस तरह तोड़िया है, सरसों है, राया है, अड़सी है, तिल है, अलग अलग तरह की जो तारामीरा है जिसने सूं कहते हैं, जी, ये जी। सारी जो एक तरह तिलहनी फसलें आ जाए, तो इनमें जो मुख्य रूप से देखें जो फसल इन दिनों में बढ़वार कर रही है और न्यू कह लें कि अच्छा खासा फूल आ रहा है, धीरे धीरे निसरण लग रही है, और वह है आपकी सरसों की फसल। बिल्कुल। और तोड़िए की फसल तो लगभग उठा ली किसान भाइयों ने, या थोड़े बहुते जो पछेते रह रहे होंगे वो भी आजकल में उसको उठा लेंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक इन तिलहनी फसलों का सवाल है तो इनमें ये देखा जाए कि कई तरह के मौसम के अनुसार रोग है, उनका प्रकोप हो जाए। जिस तरह काले धब्बों का रोग है, हाँ, सफेद रतुआ है जिसने के व्हाइट रस्ट के नाम से कहें, हाँ। या फिर इसके साथ साथ जो है तना गलन का रोग लग जाए, फिलोडी आ जाए। हाँ, बिल्कुल। तो अलग अलग तरह के कई रोग जो है इनका प्रकोप इसके ऊपर देखा जा है। तो इनके जो सामूहिक तौर पर देखें तो कोई भी इनके उपचार के लिए जिस तरह अल्टरनेरिया ब्लाइट है, हाँ। सफेद रतुआ है, डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण देखते ही जो इसमें डाइथेन M45 का 0.2% घोल का छिड़काव फसल पर 2 बार 15 दिन के अंतर पर जरूर करें। तो इससे ये रोग खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, और जहाँ तनागलन रोग का प्रकोप ज्यादा है जी, तो वहाँ पे भी जो है 40-50 दिन के बाद जो देखा जाए है कि बाउस्टीन या रगोर वगैरह 0.2% की दर से जो है छिड़काव जरूरी कर सके हैं। तो इसमें वीरेंद्र भाई जो है ना, हमने क्या करना चाहिए? एक तो गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि फफूंदियाँ सारी नष्ट हो जाएं, साफ सुथरा प्रमाणिक बीज लें, कोई भी तना गलन रोगग्रस्त जो खेतों के गेहूं है जो है उसका फसल चक्र अपना लें। ये इस तरह से है जिस तरह अब की बार तो चल रहा है, जिस खेत में अब तना गलन लग रहा है या फसल है तो अगले साल कोशिश करें कि उसमें तिलहनी फसल ना हो, और उसमें जो है गेहूं, जौ, जई कोई ऐसी फसल जो है उसके अंदर ले ले तो वो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। खेत में खड़ा पानी ना हो, नमी ज़्यादा ना हो, और फसल है उसके अंदर खरपतवार यानी घास फूस ना हो। तो ये सारी उपाय यदि हम करेंगे तो हम अपनी तिलहनी जो फसलें हैं वो उनको बढ़िया तरीके से उपज उनकी ले सकेंगे। और वीरेंद्र भाई कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।